चलिए 5 के पड़ताल की बात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सीट बंटवारे के बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अब शुरू हो गया है। जेडीयू बीजेपी के बराबर 100 सीटों पर चुनाव लड़ने को राजी हो गई हैं, लेकिन अभी मजबूत सीटें किसी भी सूरत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर एनडीए के सीट शेयरिंग के समझौते के फॉर्मूले को बिगाड़ दिया है। एनडीए के सीट शेयरिंग के बाद से उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी नाराज हैं और अब नीतीश कुमार ने जिस तरह चिराग पासवान को मिली 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उससे साफ लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। तो उधर महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय ही नहीं हो पाया है। कांग्रेस अपनी सीटों की मांग कर रही है तो तेजस्वी अभी खुद संशय में है, क्योंकि कुछ सीटों पर तेज प्रताप भी महागठबंधन का गणित बिगाड़ रहे हैं। बिहार में एनडीए जेडीयू में फंसा पेच, महागठबंधन की पिक्चर भी नहीं क्लियर। बिहार का चुनाव भी इस बार दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। नामांकन की प्रक्रिया के लिए नेता तैयारी में जुटे हैं, तो अभी तक सीटों पर पिक्चर ही क्लियर नहीं हुई है। जेडीयू और एनडीए के बीच अंदरखाने मतभेद चल ही रहा है। मान मनोबल का दौर भी लगातार जारी है। एनडीए की पटना में हुई लंबी बैठक में भी कुछ मुद्दों पर असहमति की बात सामने आई थी, लेकिन दिल्ली में शाह से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट किया कि अब सब कुछ ठीक है। हम लोग आए, माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई और उस इशू पर विमर्श हुआ और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। उधर तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मतलब साफ है कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से राघोपुर से ही मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन अभी तक आरजेडी ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है और वहां भी सीटों पर पेच फंसा हुआ है। ये कहना गलत नहीं होगा। तेजस्वी ने भी सवालों का जवाब नहीं देते हुए कहा कि 243 सीटों पर तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार 2 बार से राघोपुर की जनता जो है हम पर भरोसा की है और जनता जो है मालिक है, और ये तीसरी बार जो है हमने नामांकन जो है राघोपुर से की है और मुझे पूरा भरोसा है कि राघोपुर की जनता जो है इस बार पुनः जो है उस पर विश्वास करेगी। और हमारा एक संकल्प है, और जो संकल्प है आपको भी पता है कि कोई ऐसा परिवार ना बचे, यानी हर एक परिवार के पास एक सरकारी नौकरी हो। बिहार के बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े पिछले 1 साल से पार्टी के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में लगे हुए थे, लेकिन जिस तरह सीट शेयरिंग का ऐलान होते ही मांझी से लेकर कुशवाहा और नीतीश कुमार ने तेवर दिखाए, उससे सब बेकार हो गया। चुनावी सरगर्मी के बीच बीजेपी के लिए सियासी संतुलन बनाना मुश्किल होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो भाई पेच तो अभी भी फंसा हुआ है, चाहे महागठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की। और महागठबंधन में तो अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय ही नहीं हो पाया है। लगातार बैठकें चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद पेच जो है वो काफी फंसता हुआ नजर आ रहा है। और बात एनडीए की करें, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जेडीयू जो है वो नाराज दिखाई दे रही है और उस सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो भी बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर हम बात भी करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है। भूपेंद्र यादव, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विभय कुमार झा भी हमारे साथ, प्रवक्ता एलजेपीआर के जुड़े हुए हैं। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र जी, भाई फॉर्मूला तो तय हो गया एनडीए की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद जब जेडीयू ने अपनी पहली सूची जारी की, उसमें वो नाम भी शामिल है जो सीटें अब चिराग पासवान की पार्टी को दी गई, और चिराग पासवान की पार्टी ने भी अपनी तरफ से 4 सीटों पे प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। वो वही सीटें हैं जिस पर जेडीयू ने भी अपनी तरफ से प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की बात कह दी है। तो क्या अंदर खाने में सब कुछ ठीक है या अभी भी कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है? देखिए, ऐसा है श्रद्धा जी, मैं आपको बता दूं कि हमारा 5 पांडव पूरी तरह से समझ रखता है और पूरी तरह से इंटैक्ट भी है। अब रही बात हम लोगों का बीच का थोड़ा बहुत कैसे संतुलन बनाया जाए, हमारे सब सुलझे हुए लोग हैं
हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी हों, चाहे आदरणीय नीतीश कुमार जी हों, या आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हों, या आदरणीय मांझी जी हों, ये लोग सभी लोग जो है ना, मतलब हमारे सुलझे हुए लोग हैं, सम्मानित है और सम्मान नेता है। ये पांचों पांडव अपना अंदर में इतना समझ रखता है कि जो भी घर में का थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, वो सब हम लोग आपस में बैठ के मैनेज कर लेंगे। अब रही बात इंडी गठबंधन का, तो इंडी गठबंधन का मैं आपको बता दूं श्रद्धा जी, मैं आपको बता दूं कि आज तक उनका जो है ना, किसी प्रकार का कोई गठबंधन का संकेत अभी तक बिहार की पटल पर नहीं आया है। चलिए वो तो पता ही पब्लिक है, वो डोमेन तो में पता नहीं ही आई है, है। अब तक वहां फॉर्मूला तय नहीं हुआ। लेकिन मेरा सवाल ये था कि भाई यहाँ तो फॉर्मूला भी तय हो चुका है, उसके बावजूद अब जेडीयू ने अपनी पहली सूची जारी की, उसमें वही 4 सीटों में प्रत्याशियों के नाम है। जो 4 सीटों पर अब चिराग पासवान की पार्टी ने भी अपनी सूची जारी की है 4 प्रत्याशियों की। तो भाई ये विरोधाभास क्यों है, ये मैं जानना चाहूंगी आपसे, और इसका जवाब आपसे चाहूंगी। इससे पहले एक बार परिचय करवा दूं, सारिका कुमारी पासवान प्रवक्ता आरजेडी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सारिका जी स्वागत है आपका भी रुख करूंगी, लेकिन भूपेंद्र जी जवाब दीजिए। ऐसा है, मैं आपको सुधा जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा उलझन नहीं है 2-4 सीट का उलझन है, तो हम लोग आपस में बैठ करके सब समाप्त कर लेंगे। तो मतलब अभी कुछ फेरबदल की संभावनाएं हैं? अरे यदि जरूरत पड़ेगा तो कर लेंगे। हम लोग को पांचों पांडवों में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है सुधा जी। अब रही बात, चिंता करें जो है ना इंडी गठबंधन के लोग, ये लोग क्या बेमेल के भी आकर पट्टी पर से नुरे थे भाई। अभी देख लीजिए कि तेजस्वी जी जो है ना, उन पर आरोप साबित हो गया। लोग कहते हैं बड़े पूत पिता के घर में खेती उपजे अपना कर में। तो ये जो है ना, देखिए उनका कर्म का फल तो मिला कि डायरेक्ट बचपना में जो है ना 23 साल के उम्र में जो है ना डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन उनका जो है ना कुकर्म का फल मिला कि अभी बताइए बचपने में जो है ना, ये जो है ना खरबों रुपए के मालिक हो गए, अभी जाइए कोर्ट में इस जो है चलिए ये तो तमाम आरोप प्रत्यारोप जो है वो तो लग ही रहे हैं और वो लगते ही रहेंगे। अब इसके लिए पूरा चुनाव और ये सभाएं रैली सब इसी के लिए है, यही होगा। लेकिन उससे पहले भाई सीट शेयरिंग की बात होने के बावजूद जो निकलकर तस्वीर सामने आ रही है वो ये बता रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। संजय कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, वरिष्ठ पत्रकार है। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है, आपका भी रुख करूंगी। लेकिन डॉक्टर विभय कुमार जी से मैं बात कर लेती हूँ पहले। सब कुछ ठीक है विभय जी? क्या अभी भी नाराजगी है? चिराग पासवान अभी भी नाराज है क्योंकि 4 सीटों पर सूची तो जारी की, लेकिन वहां पर भी वही वो सीटें अब जेडीयू ने भी जारी कर दी हैं। तो कहीं ना कहीं मनमुटाव है क्या अभी भी? ये सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल जो कहा जा रहा है बार बार? श्रद्धा जी, जैसे कि हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता हैं भूपेंद्र जी, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि ये जो बहुत दिनों के बाद भारत में लगभग 29 राज्य हैं, 29 राज्य में आप समझ लीजिए जो सबसे बढ़िया और जो सबसे अच्छा जो अभी पांडव है, जो गठबंधन है वहाँ बीजेपी के अलायंस, वो बिहार में चल रहे हैं। पांचों दलों में जो है बहुत ही मजबूती है। कहीं कोई कंफ्यूजन में आप लोग मीडिया बंधु लोग मत रखिए। आने वाले समय में थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट के नाम की चर्चा होती है। सीटों पर चिराग पासवान खुश हैं? थोड़ा सा समय लगा। 29 सीटों पर आपकी पार्टी खुश है? हमारे नेता ने 4 रात को 4 जो है निकाल दिया है, लोगों को सिंबल दे दिया है। और मुझे लगता है कि संभवतः 29 सीटों पर आपकी पार्टी खुश है, मैं ये है। जानना चाह रही हूँ। 29 सीटों पर आपकी पार्टी मान चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं, 29 में तो देखिए ना, 29 में तो बहुत तरह के कंफ्यूजन हो गए थे। तो कुछ तो बीजेपी ने भी निकाल दिए हैं, कुछ जेडीयू ने निकाल दिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो ये सिर्फ एक कंफ्यूजन के तहत हुआ है। जो अंदर अलायंस की बातें हो, अलायंस में ही रहे। कुछ बातें जो होती हैं वो मीडिया में हम लोग नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उसमें हम लोग जो है उसको आज रात तक, क्योंकि उसके बाद अब 2 दिन ही बचेंगे, फर्स्ट फेज के जो नॉमिनेशन है 16 और 17 बचेंगे। तो हम लोग आज रात तक संभवतः जो हमारे नेता उसमें लग गए हैं, हम लोग रात तक उसको रिलीज कर देंगे। ठीक है, ठीक है। सारिका जी, भाई अब तेजस्वी यादव ने तो नामांकन भी भर दिया, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग जो है वो नहीं हो पाई है, वो फॉर्मूला बन ही नहीं पा रहा है महागठबंधन में। क्या कांग्रेस और आरजेडी के बीच अभी भी कई ऐसी बातें हैं जिस पर समझौता नहीं हो पा रहा है, कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है? सबसे पहले तो श्रद्धा जी, अभी जो हमारे भाजपा और एलजेपीआर के प्रवक्ताओं ने खुद की पार्टी का
गठबंधन का नाम पांडव दिया, तो पहले तो ये स्पष्ट कर दे बिहार वासियों के इसमें युधिष्ठिर कौन है, अर्जुन कौन है, भीम कौन है, नकुल और सहदेव कौन है। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले तक तो एनडीए में भाजपा और जदयू जो है ना वो बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में थे, अभी दोनों बराबरी में है, यानी लग रहा है जैसे जुड़वा ही पैदा हो गए हैं वो लोग। और मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ कि चुनाव के बाद ये एक ज्येष्ठ भ्राता हो जाएंगे और एक जो है ना भाई जो है उसकी क्या स्थिति होगी। हालांकि पिछले बार ही स्थिति उन्होंने तीसरे नंबर पे उनको पहुंचा दी थी, तो आने वाले समय में मुझे पता है कि भाजपा जिस रणनीति के तहत बिहार में इस बार की चुनाव लड़ना चाह रही है, उसकी रणनीति का पहला विषय है कि जदयू को समाप्त करना, और दूसरा विषय वो चाह रहे हैं, चूंकि 20 सालों से इनकी सरकार है और बिहार में इतनी अनियमितताएं जो है, बिहार इतने संकट से गुजर रहा है, चाहे वो संकट रोजगार का हो, पलायन का हो, स्वास्थ्य, शिक्षा या अन्य मुद्दे हो, बिहार जो है घोर संकट काल से गुजर रहा है। और ये पूरी जो घोर संकट जो लाई गई है वो भाजपा और जदयू की सरकार के द्वारा 20 सालों में लाई गई है। तो हमारे लिए तो भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है श्रद्धा जी कि हम सब जो है मिल करके 2025 के चुनाव में, जिसकी तारीखें घोषित हो चुकी हैं, और हमारे तमाम जो घटक दल के लोग हैं वो धीरे धीरे नामांकन भी कर रहे हैं। हालांकि पहले चरण की 2 दिनों की नामांकन अभी बाकी रह गई, आज 15 है, 16, 17 तक है जो पहले चरण का नामांकन है। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ श्रद्धा जी कि 17 तारीख तक हमारे तमाम घटक दल के जो भी प्रत्याशी हैं जिनको सीटें आवंटित की गई है वो समय अपना नामांकन कर देंगे, इसकी चिंता वो तो करना ही होगा। देखिए पहले फेज के लिए 17 तारीख लास्ट है, अब उसके बाद तो करेंगे नहीं ना, तब तक तो होगा ही होगा, वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस को कितनी सीटें अब मिलने जा रही हैं, कितनी सीटें आरजेडी अपने पास रखेगी, इसके बारे में कुछ अंदाजा आप बता पाए तो। बिल्कुल श्रद्धा, हम लोग की कोशिश है कि आज, चूंकि भाई आप मीडिया बंधु हैं और बिहार के वासी भी बिल्कुल जानना चाहते हैं कि गठबंधन में कौन दल है जो कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है, और उत्सुकता है। और हम लोग की कोशिश है कि बहुत जल्द, यानी आज शाम तक या रात तक हम ये पूरे आंकड़ों के साथ जो है आप लोगों के समक्ष होंगे, बिहार की जनता के समक्ष होंगे। क्योंकि आरजेडी की तरफ से तो भाई 31 नामों की सूची भी जारी कर दी गई है ना। उसके बाद जब लालू प्रसाद यादव वापस अभी पहुंचे बिहार, तो उन्होंने तो चिन्ह भी दे दिए थे और वो चिन्ह बाद में वापस भी लिए गए। तो यानी कि मुझे लगता है कि आरजेडी ने तो सब कुछ अपना सेट कर रखा है कि भाई हमें क्या क्या करना है। बस मामला जो है, जो पेंच जो फंस रहा है वो यही फंस रहा है कि आपस में बातचीत जो है उस पर कोई कंक्लूजन निकलकर सामने नहीं आ पा रहा। नहीं, देखिए श्रद्धा, मैं यही कहना चाह रही थी कि हमारे लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे लिए महत्वपूर्ण इस चुनाव को जीतना है, और इसके लिए प्रत्याशियों का चुनाव जो है वो भी बहुत हमें सोच और समझ करके करना पड़ेगा, ताकि वो प्रत्याशी जो है जो भी जिस क्षेत्र से खड़े हो वो जीत सके। हमारे लिए विक्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग एक एक चीजों पे नजर रखे हुए हैं। हमारे तमाम गठबंधन से हमारी लगातार बात हो रही है, और चूंकि मैंने आपको पहले भी बोला, हमारा गठबंधन एक अम्ब्रेले के तले है और एक विचारधारा के साथ, और बिहार के लिए हम सबने प्रणबद्ध अपने आप को समर्पण की भावना के साथ हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दुख और तकलीफ की बात यह है कि जिनकी सरकार 20 सालों से जो दावा कर रहे थे भाई एवरीथिंग इज वेल, हम तो बहुत एकदम बढ़िया वेरी वेरी गुड है, तो भाई वेरी वेरी गुड तो दिखाई देना चाहिए था। यहाँ कैसा ये गठबंधन है भाई कि कोई किसी की सीट पे आवंटन हो भी गई है तो भी वो अपने प्रत्याशियों को वहां खड़ा कर दे रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिनके बारे में हम लोग लगातार कह रहे थे कि उनको दबाने और का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, वो तो दिख रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी इस स्थिति में आ गए हैं, जदयू के प्रवक्ता जरूर होने चाहिए तो वो बेहतर बताते कि अब क्या जदयू ऐसी स्थिति में आ गया है कि वो भाजपा से उसे मांगना पड़ रहा है, निरोहा करना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है अपनी ही सीटों को लेकर के। और भारतीय जनता पार्टी बिना विचार विमर्श के ही अपनी सीटों का उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा, कल 71 प्रत्याशियों की घोषणा उन्होंने कर दी। तो देखिए गड़बड़ तो साफ है, जहां दिख रहा है, जहां गड़बड़ झोल झाल है वहां साफ दिखाई दे रहा। महागठबंधन एकदम मजबूत गठबंधन है, और मजबूती के मतलब आपका है कि हम नहीं चाह रहे कि कोई झोलझाल और कोई गड़बड़ हो, इसलिए बड़ी क्लियरली बात आपस में हम लोग कर रहे हैं, और उस बात के बाद ही कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल कर आएगा जो सबको पता चलेगा। मैं यही जो समझ पाई हूँ आपकी बात से। संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, क्या लगता है, क्योंकि जो कुछ इतना मामला फंसा हुआ सा नजर आ रहा है इस बार बिहार में,
सीट शेयरिंग को लेकर ही, चाहे महागठबंधन की बात करूं चाहे एनडीए की बात करूं, अंतर सिर्फ इतना है कि महागठबंधन अब तक तय नहीं कर पाया कि क्या करना है सीट शेयरिंग में। एनडीए कर चुका है, लेकिन उसके बाद देखिए कितना कंफ्यूजन अब इसमें सामने आ रहा है। देखिए, दोनों गठबंधन में इस समय भारी कंफ्यूजन है। हम ये कहें कि एनडीए में है और महागठबंधन में नहीं है, महागठबंधन में एनडीए में नहीं, तो गलत होगा। अभी देखिए, मैडम कह रही थी कि आज रात तक, वो शाम तक सारे सीटों का ऐलान महागठबंधन में हो जाएगा। और अभी अभी राजेश राम जी लौटे हैं दिल्ली से, और लौट रहे हैं या लौट गए हैं, वो कह रहे हैं कि आज तो लौट ही रहे हैं, अभी कुछ बात अभी पटना में होनी है और उसके बाद ऐलान करेंगे। यानी कि कल शाम से पहले मुझे तो कोई महागठबंधन में सीटों का ऐलान होता हुआ नहीं दिख रहा है। आरजेडी ने स्मार्ट मूव लिया है कि उन्होंने अपने टिकट भी बांट दिए हैं और लोग नामांकन भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने खुद ही नामांकन अपना आज कर दिया है बड़े तामझाम के साथ। तो आरजेडी की तैयारी पूरी है और मुझे लगता है आरजेडी ने 243 सीटों पे तैयारी कर रखी है। और अगर कांग्रेस प्लस या कांग्रेस माइनस, दोनों ही स्थिति में आरजेडी जो है वो विन विन सिचुएशन में है। ये जो आपने बात कही, एक सेकंड, ये जो आपने बात कही कि 243 सीटों पर आरजेडी ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, क्या इसका मतलब समझा जाए कि मतलब मामला यहां तक फंस गया है कि कांग्रेस प्लस या माइनस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 10-12 सीटें ऐसी हैं जिसपे कांग्रेस अपनी दावेदारी नहीं छोड़ रही है और आरजेडी भी अपनी दावेदारी नहीं छोड़ रही। तो इसलिए ये होना कोई ये पॉसिबल है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। नहीं तो फिर तो ये बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। कांग्रेस ने भी आरजेडी का सहारा इसलिए लिया क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि वहां पर अगर कांग्रेस की बिहार में बात करें तो क्या वजूद है, ये कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से जानती है, और आरजेडी की क्या भूमिका है ये आरजेडी बहुत अच्छे से जानती है। शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आरजेडी जो है वो अपना वर्चस्व चाह रही है वहां पर, और वो इसीलिए यहां पे मैं कह सकती हूँ कि आरजेडी एक बड़े भाई या ताऊ, चाचा, मामा, उसकी भूमिका में रहना चाहती है। नहीं, आरजेडी पहले से ताऊ और चाचा की भूमिका में है। कांग्रेस को बिहार में आरजेडी का पिछलग्गू दल माना जाता है और ये सही भी है। कांग्रेस का अपना कोई वोट बैंक बचा नहीं है, बिल्कुल कोई बड़ा वजूद नहीं है। वो तो राहुल गांधी ने आकर वोट चोरी यात्रा चलाकर 15-20 दिन उसने कांग्रेस के लिए एक माहौल बना दिया। वरना कांग्रेस, आप देख लीजिए, पिछले चुनाव में 70 सीट लड़ने के बाद कांग्रेस 19 सीट लेकर आई। बिल्कुल, और वो भी आरजेडी के सहयोग से लेकर आई, लेफ्ट पार्टियों के सहयोग से लेकर आई। इसलिए कांग्रेस को लगा, और ये बात हमेशा अंदर खेमे में ये बात हमेशा कही जाती रही है कि कांग्रेस, चाहे आप 2020 का रिजल्ट देखें चाहे उससे पहले का, और कैसी बची कुची सीटें कांग्रेस लेकर आती है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस चाहती है कि उसे भर भर के सीटें मिले। मुझे लगता है कि जब मीटिंग्स अंदर चल रही होंगी तो ये बात तो उठ ही रही होगी और इस पे ही कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन और कहीं ना कहीं इस पर विरोध, या कोई मान रहा होगा कोई नहीं मान रहा होगा, यही स्थिति है। इसलिए अब तक कुछ भी निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ पाया है। चलिए बीजेपी का एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ भूपेंद्र जी। चलिए, महागठबंधन की तो हम बात कर ही रहे हैं, आरजेडी, और अगर हम बात करें जेडीयू की, बड़े भाई की भूमिका जो कि जेडीयू निभाना चाहती थी वो तो नहीं हो पाया, आप दोनों बराबरी पर हैं, लेकिन उसके बावजूद जेडीयू का वहां पे क्या अस्तित्व है इसको जेडीयू नहीं भूल रही और अपनी मनमानी अब कर रही है सीट शेयरिंग होने के बावजूद। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक या कंफ्यूजन है, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं पेंच फंसा है और उसको निकालने की कवायद जारी है? देखिए श्रद्धा जी, मैं आपको बता दूं कि जो घर में सभी के सभी बलवान होते हैं तो थोड़ा बहुत झिक्का झोड़ी जरूर होता है, इसमें नो डाउट कि नौजवान जहां है और ताकतवर लोग जहां हैं तो थोड़ा बहुत हर कोई चाहता है कि हम अधिक से अधिक बोझ उठा के चले। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारा गठबंधन धर्म जो है ना, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है श्रद्धा जी। हमको इंडी गठबंधन की लोग की तरह नहीं है कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी वो सीधे कहते हैं कि 2 गो तू लो जी, 2 गो तू लो जी, 4 गो तू लो जी, और बाकी को कहते हैं कि चल हम चलता कर देते हैं। तो ये तो उनका पुराना स्टाइल है। तो ये चीजें जो है ना हमारे यहाँ नहीं है गरिमा जी। हमारे यहाँ सोच के साथ साथ संस्कारी लोग भी हैं
ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा संगठन है, एनडीए एक ऐसा संगठन है जिसमें सोच के साथ साथ संस्कारी पुरुष हैं और सभी के सभी हमारे डायनेमिक पर्सनालिटी सूझबूझ वाले हैं और छोटी मोटी मैटर हम लोग घर में लेकिन सुलझा इस लेते बार हैं। थोड़ा चिराग को बनाना मुश्किल सा हो गया बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए, और जो आपने कहा भी यंग होते हैं, जहां युवा होते हैं, तो चिराग पासवान से ज्यादा तो एनडीए में और कोई युवा पार्टी मुझे नजर नहीं आ रही है। युवा तो वही है, और सबसे बड़ी बात कि मोदी जी तो अपना हनुमान उनको कहते हैं, तो हनुमान इस बार काफी बलशाली हैं और वो मजबूती दिखा रहे हैं। देखिए, हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी नौजवान उदयमान हैं, नो डाउट। वो सभी जातियों में पैठ रखते हैं बिहार की धरती पर। अब आइए हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी का, तो ये तो सर्वमान्य नेता है ही, ये आज से नहीं, बिहार की पब्लिक डोमेन में ये बात जग जाहिर है श्रद्धा जी। अब रही बात नौजवानों का, तो हमारे यहाँ भी नौजवानों का कोई कमी है। अभी देख लीजिए, बिहार का विराट चौधरी सम्राट, हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम, हमारे यहाँ आदरणीय नित्यानंद राय जी, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, ये सभी के सभी लोग नौजवान हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ सभी लोग बुद्धिजीवी लोग हैं और यह बात पब्लिक डोमेन में एकदम मजबूत है। चलिए, जो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो अब सुलझ जाएगा या उसके लिए फिर आला कमान को ही आना होगा और वही इसको सुलझाएंगे? नो 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 नो, अब आला कमान की जरूरत नहीं। अभी देखिए, हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जस्ट मिल करके आए हैं और ये भी डिसाइड कर बोले हैं आप ही के चैनल के माध्यम से। श्रद्धा जी, इस बात को तो छिपाने की जरूरत है नहीं, आज न कल तो पब्लिक डोमेन में आएगा। तो जो बोलना है हम लोग एकदम सच सच करके काम करते हैं। और हमारे बिहार की जो 13 करोड़ सम्मानित जनता है, इस बात को हम लोग को बारे में जानती है, लेकिन वो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को चाल और चरित्र के बारे में जरूर जानती है। ये जो हमारी राजद की बहन जो है ना गुड बात कर रही है टीवी चैनल पर बैठ करके, इन्हीं का जो है ना आदरणीय लालू प्रसाद जी जानती हैं, बिहार के अंदर में जब से इनकी सरकार थी, ये कांग्रेस के मटिया मेट किए थे। 1990 में कांग्रेस कोई दंगाई बलवाई पार्टी कह करके हमारा भाजपा का 39 विधायक के समर्थन से आदरणीय लालू प्रसाद जी को जो है ना मुख्यमंत्री बनने का सपना प्राप्त हुआ था। और वही बात आज कांग्रेस को याद आ गया कि अरे भाई, हमारा आदरणीय लालू प्रसाद जी ही बिहार की धरती से जो है ना कांग्रेस को मटिया मेट किया था। तो अब राहुल गांधी जी देख लीजिए, बिहार के धरती पर जितना काउबेल था इन्होंने घुमाया बिहार की धरती पर। तो अब वो क्या किए कि इनको सट के जो है ना मटिया मेट करने का फिराक में लग गए हैं, जिसका कारण है कि तेजस्वी जी 3 बार में तित्तिर पकड़ा जाता है। 35 साल से बिहार का काऊ बेल्ट है राघोपुर, दानापुर भी जदुवंश का काऊ बेल्ट, उसको ये शोषण और दोहन करने में जो है ना एक कसर नहीं छोड़ी, और जिसका कारण है कि दानापुर से इनको भागना पड़ा। और ये जो है ना रहने वाले हैं फुलवड़िया का, लेकिन फुलवड़िया से ये कभी जीवन में नहीं लड़ते हैं। और अभी राघोपुर का जो है ना हमारे सम्मानित जदुवंश को जो है ना शोषण करने के लिए ये 35 साल से रेंज से खून खींच करके नौजवान को जो है ना शोषण कर रहे हैं और अपने धन्नाचर बन गए। और इस बात को 2025 में सम्मानित जनता 3 बार में तित्तिर पकड़ लेता है। अब की तेजस्वी जी पकड़ाए हुए हैं। अब देखिएगा गरिमा जी, इनका तेजस्वी हारने जा रहे हैं, ये तेजस्वी मटिया मेट होने जा रहे हैं। पूरा राजद का कुनबा जो है ना मटिया मेट हो जाएगा। चलिए, उसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि 14 नवंबर को तो पूरी पिक्चर ही क्लियर हो जाएगी। सबके दावे, किसके कितने दावे सही हुए, किसके दावे गलत हुए, ये तो 14 नवंबर को सबके सामने होगा। चलिए, मैं विभय कुमार झा जी से पूछ लेती हूँ। विभय जी, अभी तो कहा भूपेंद्र जी ने सब कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन है या कॉन्फ्लिक्ट है वो ठीक हो जाएगा। चिराग पासवान एक बहुत मजबूत स्थिति में हैं, खुद पीएम मोदी उनको हनुमान का दर्जा दिए बैठे हैं, उनको हनुमान कहते हैं। और ये भी बात सच है कि उनकी जो फैन फॉलोइंग है और बिहार में खास तौर पर जिस तरीके से उनको पसंद किया जाता रहा है अब तक, तो क्या उसके बाद लगता है कि यही वजह है कि चिराग कहीं ना कहीं अपनी बातों पर अडिग हैं और इसीलिए जो उनकी मांग है, जो उनकी डिमांड है, उनको माना जा रहा है, या नहीं माना जा रहा तो वो फिर परेशान हो भी रहे हैं और फिर अब एनडीए को भी कहीं ना कहीं उस वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? श्रद्धा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे नेता चिराग पासवान जी की जो स्वीकृति है वो हर समाज में है, सब धर्म में है। और हमारे उनको पूरे देश भर में जो देश की जो जनता जनार्दन है या फिर हमारे मीडिया बंधु लोग हैं, वो सभी लोगों ने उनको दर्जा दिया हुआ है कि वो उनके हनुमान है हमारे प्रधानमंत्री जी की।
और हमारे जो नेता हैं चिराग पासवान जी, उनके सब समाज सब धर्म में उनकी स्वीकृति है। उनकी जो कोई रैली होती है पूरे बिहार में, एक प्रधानमंत्री जी लेवल की भीड़ होती है, आजू बाजू जिले के लोग आते हैं सुनने के लिए चिराग जी क्या बोल रहे हैं। इसलिए आपने बिल्कुल सच कहा कि उनको हमारी पार्टी और हमारे नेता को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं। वैसे भी ये एनडीए के अलायंस है, ये कोई सारका जी के पार्टी मतलब पहले कोशिश की गई थी कि नजरअंदाज करने भाग की। रहे हैं, कभी कांग्रेस पार्टी के लोग वहां परेशान हैं, कभी लेफ्ट वाले परेशान हैं। ये एनडीए अलायंस है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिल्कुल ये गठजोड़ है। और आने वाले समय में 14 तारीख को मैं बताना चाहता हूं कि पूरा देश जो है बिहार का रिजल्ट देखेगा। एनडीए की सरकार मजबूती से 5वें टर्म की तैयारी करेगी। एक बात मैं सरदार जी आपके माध्यम से सारिका जी को बोलना चाहता हूँ, ये हर डिबेट में अगर हम लोग कुछ एनडीए वाले कुछ बोलते हैं तो ये बहस पे उतारी हो जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं। लेकिन अब ये कर दे अर्जुन कौन होगा, भीम कौन होगा, सारिका जी को बताइए कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी चिंता करें कि उनको सीट कितनी आ रही है, कांग्रेस को वो कितनी दे रहे हैं। कांग्रेस वाले कहीं पूरे 243 तो नहीं उतार रहे हैं। अभी तो मैं कहीं पढ़ रहा था, कहीं देख रहा था, कांग्रेस पार्टी पूरे 243 उतारने की तैयारी में है। यही मेरा सारिका जी से सवाल भी मेरा यही था कि जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार जी ने सारिका जी कहा नाम नहीं लिया कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि आरजेडी पूरे 243 सीटों पर अपनी व्यवस्था करके बैठी है, पूरे 243 प्रत्याशियों को उतारने के लिए तैयारी कर रखी है, या फिर कांग्रेस भी अब ये सोच रही है कि भाई हम अकेले ही लड़ लें और पूरी 243 सीटों पर लड़े। ऐसी भी संभावनाएं हो सकती हैं अगर बात नहीं बन पा रही तो। अब देखिए, चिराग पासवान जी कह रहे थे कि 243 पे लड़ेंगे वो, और उसके बाद उन्होंने बड़ी मैडम 243 पे लड़ेंगे एनडीए के लिए, तो चपका दिया। आपकी तरह नहीं है कि अपने लिए खाली सोचते हैं, अलायंस के लिए भी सोचते हैं, सब मिलकर रहते हैं हम लोग। अरे आप कह रहे थे दंगाई लोगों की तरह बातें मत कीजिए, मुझे पता है कि आप दंगाई पार्टी के साथ। मैडम दंगाई तो आपकी पार्टी है, हमारी पार्टी, हम लोग तो सभी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं हमारी पार्टी में लोग, एनडीए में लोग। आप लोग बहुत भ्रष्ट आदमी हैं, आप लोग बड़े भ्रष्ट आदमी हैं, और भ्रष्टाचार आपके रगों में खून में बहता है। आप मैडम भ्रष्टाचार तो आपके नेता लालू यादव जी का चल रहा है, देखिए ना IRCTC का चल रहा है, फिर से जेल जाएंगे वो। चुनाव खत्म होने दीजिए, लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, मिसा जी सब जेल में जो चक्की पीसिंग करेंगे और आप जाएंगे मिलने के लिए। हमारी चिंता मत करिए आप, हमारे नेता यहाँ, हमारे नेता यहाँ नरेंद्र मोदी जी का शासन है। चिराग पासवान जी को जुगल जोड़ी घूमेगी ना पूरे बिहार में तो मजबूती से आपके जो छक्के छूट जाएंगे, फुटबॉल हो जाएगा सीधा। हमारी चिंता मत करिए, आप लोग अपनी चिंता करिए, बढ़िया से सीट शेयरिंग करिए। लुच्चों के साथ हम कैसे डिबेट करेंगे? ऐसे लुच्चों के साथ हम डिबेट नहीं कर सकते हैं। आप अपने भाषा देखिए कैसे, नहीं इस ढंग की भाषा नहीं, पहले आप आशुतोष भाई के साथ ऐसे लड़ रहे थे। का जवाब दे दीजिए सारिका जी, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरा जो सवाल था, एक सेकंड विभय जी, एक सेकंड विभय जी, एक सेकंड, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। इसलिए लुच्चा ही बोलेंगे हम आपको, क्योंकि आप बोल रहे थे। नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि आरजेडी और कांग्रेस की राहें अलग अलग हो जाएं अगर बात नहीं बन पाई तो? श्रद्धा जी, लुच्चा जैसा व्यवहार अगर कोई करेगा तो उसको तो लुच्चा ही मैं बोलूंगी, क्योंकि ये जब बोल रहे थे तो इन्होंने बहुत सारी बातें। अब आप अपनी बात रखें और थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा इन शब्दों का इस्तेमाल ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये इंटरप्ट करेंगे तो ये व्यवहार दिखाता है कि पार्टी का संस्कार है, ये लोग ऐसे ही बात करते हैं। ये तो कुछ लिहाजे में बोल रहे हैं कि आपके साथ मुझे मेरे सवाल का जवाब ये लोग गाली गलौज आप देखिए ना, मिथिला की पावन भूमि पे राहुल गांधी जाते हैं, प्रधानमंत्री जी के माता जी जो इस दुनिया में नहीं है उनको गाली देने का काम करते हैं इनके नेता राहुल गांधी जी। तेजस्वी यादव जी गाली देते हैं प्रधानमंत्री जी को, कहते हैं पता नहीं कौन माइक छीन लिया। अरे भैया, आपका कार्यक्रम है, आप किसी को कार्यकर्ता को दे देते हो माइक, लो प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दो। ये लोग इस परिवार इस तरह के इन लोगों का संस्कार है। मुझे ये लुच्चा बोल रहे हैं, बताइए इनको नेशनल चैनल पे इस तरीके से बात करनी चाहिए क्या? बिगड़ गया है, मुझे लगता है कि आप महिला हैं मैडम, हम आपका सम्मान करते हैं। आप पासवान जी हैं, हमारे पार्टी के नेता पासवान जी, हम पासवान समाज का सम्मान करते हैं। हमारा ड्राइवर भी पासवान, हम सम्मान करते हैं पूरे समाज को। आप हमें लुच्चा कह रहे हैं, बताइए। ठीक है विभय जी, अब जरा सवाल का जवाब मैं ढूंढ लूं। अभी लोग देख रहे हैं, सवाल का जवाब मैं सुन लूं। आपको क्या, आपके बारे में हंस रहे होंगे सब लोग। चिराग जी को आप ड्राइवर अपना रख लीजिए, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है। चिराग जी भी पासवाने हैं, आप उनके बारे में बोल रहे हैं कि ड्राइवर आपने रखा है कि क्या रखा है। अरे भाई, अरे मैडम, हमने कहा कि हमारे स्टाफ भी है पासवान जी, हमारे नेता भी पासवान, आप भी तो पासवान हैं, तो वो लोग तो हमें गाली नहीं देते। आप तो चैनल पे हमें खुलेआम लुच्चा बोल रहे हैं।
अरे आपकी ये औकात अच्छे हम शब्द जानते का हैं प्रयोग घर कर जी, रहे हैं आप क्या? चुप रहिए, या वरिष्ठ अब मुझे पत्रकार बोलने महोदय दीजिए, बैठे हैं, उन्हीं से पूछ निश्चय मत लीजिए, कीजिए वो यहाँ तो पे। किसी दल में कितना नहीं है। शब्द, कितना अच्छी बात है क्या? आप जिस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहे क्या हैं आप। श्रद्धा जी, मैं इस टुच्चे आदमी के साथ इस तरह से बात कर पाऊंगी? इस टुच्चे आदमी को बोलिए चुप रहेंगे ताकि मैं बोल सकूं श्रद्धा अपनी जी, बातों आप को। आरजेडी में पढ़े लिखे संस्कारी लोगों को टुच्चागिरी लाया ना करिए, करिए। ऐसे लोगों को मत सॉरी, बुलाया मैं करिए आप, टुच्चे लोगों के साथ जहाँ ये लोग जो नहीं है। नहीं, एक मिनट सारिका जी, मैं आपकी बात का जवाब लूंगी, लेकिन इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना हो तो अच्छा होगा। आप अपनी बात रखें। विभा जी, आप थोड़ा शांत रहें कि भाई कम से कम जो जवाब है वो हम सब सुन लें। डिस्कशन के लिए इस पैनल को बुलाया गया है तो चर्चा हो जाए, जो मुद्दा है उस पर चर्चा हो जाए, ना कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो और इस तरीके की लड़ाई वड़ाई हो इस पैनल पर। बताइए सारिका जी। नहीं श्रद्धा जी, देखिए, भ से भाजपा, भ से भ्रष्टाचार, इन दोनों का तो चोली और दामन का एकदम संबंध है। जहां भ्रष्टाचार दिखता है भाजपा एकदम चिपक जाता है और अपने में मिला करके उनको माला पहना देते हैं। जैसे भाजपा दावा करते हैं कि बड़े शिष्टाचार, सभ्य, सम्राट चौधरी जी की सभ्यता और शिष्टाचार जो है ना पूरे बिहार वासियों ने देखा। दिलीप जायसवाल कितने बड़े बड़े डकैत हैं ये भी देखा लोगों ने कि किस तरीके से उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज को हथिया लिया। और इनके ही जीवेश मिश्रा है जो दवा घोटाले में जिनका नाम आया और चंद राशि देकर के भाजपा वाले उनको सफेद पोश पहना दिए। तो भ्रष्टाचारी जो है ब्रजभूषण जैसे लोग जिन्होंने महिला खिलाड़ियों को सड़कों पे किस तरीके से रौंदा, इनके ही धाकड़ है जो नहीं, पर उसमें उनको बना रहे थे। क्लीन चिट भी मिल गई। भाजपा के खैर संस्कार अब आप मुझे बता भ्रष्टाचार दीजिए। जो देखिए है, सुनिए सारिका जी, शीर्ष से लेके नीचे तक तो अब कम से कम भ्रष्टाचारियों की शांति से बात हो पा रही है तो मेरे सवाल का इनके जवाब मुझे मिल जाए। इनके प्रधानमंत्री बताइए, ये गुजरात छोड़ करके जाके बनारस से चुनाव लड़ते हैं। बताइए उनकी क्या दुर्दशा प्रधानमंत्री है। तो वो पूरे देश के हैं। प्रधानमंत्री तो वो पूरे देश के हैं सारिका जी। प्रधानमंत्री तो वो पूरे देश के हैं, सिर्फ भाजपा के या एनडीए के प्रधानमंत्री नहीं है वो। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब से भाजपा की सरकार केंद्र में है, वो ध्रुवीकरण वाली राजनीति जो है, जो भाजपा के खून में है, जो आरएसएस इनकी पितृ पार्टी है, जिन्होंने कि अंग्रेजों के सामने घुटने टेके थे, माफी मांगे थे, वो जो कहते हैं कि आरएसएस नाथूराम गोडसे जिन्होंने कि बापू की हत्या की, जिसका कि संबंध आरएसएस से था, जिसको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बैन किया। बहुत दूर जा रही हैं आप, मुद्दे से बहुत दूर जा रही हैं। मेरे बात का जवाब नहीं दे रही हैं। क्या मैं इशारा समझ लूं कि ऐसा होने वाला है? योगदान नहीं रहा। ये तो क्या कह, सुनिए सारिका जी, क्या मैं इशारा ये समझ लूं ऐसा होने वाला है कि कांग्रेस और आरजेडी की क्या राहें जुदा जुदा होने वाली हैं? बात नहीं बन पा रही है, इसलिए ये सवाल था मेरा। नहीं श्रद्धा जी, हमारी तो राहें बिल्कुल एक है। अब इन भाजपाई और जदयू वालों को तो उखाड़ करके हम लोग जो कहते हैं ना बिहार के बॉर्डर से बाहर फेंक देने वाले हैं, फिर ये जाके रोते रहेंगे दूसरे। अरे वो तो मैंने पहले भी कहा ना कि 14 नवंबर को पता चल जाएगा कौन बाहर जाएगा नहीं जाएगा, किसके कितने दावों में कितना दम था। ये तो 14 नवंबर को पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। उसका इंतजार तो करना होगा। चलिए, लालू प्रसाद यादव जी का नारा आपने दे दिया। ये बिहार की जनता है, क्योंकि जितना इन्होंने बिहार के लोगों को ठगा है, छला है, बिहार की जनता ने ये प्रण लिया है कि इन जुमलेबाजों को, इन धोखेबाजों को, इन भ्रष्टाचारियों को, इन डकैतों को बिहार से उठा करके फेंकना है। ये हमारा प्रण नहीं, ये बिहार वासियों का प्रण है। मतलब आरजेडी और कांग्रेस साथ साथ हैं, बात बन जाएगी। आज या कल में आपका कहना है कि सीट शेयरिंग पे फॉर्मूला जो है वो सबके सामने होगा। संजय जी, मैं आप ही का रोक करूंगी। और जिस तरीके से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं सारी बातों को भुलाकर, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी ये होना चाहिए कि पहले जो सीट शेयरिंग है वो हो जाए, उसमें सब मान जाए, चाहे एनडीए की बात करूं चाहे महागठबंधन की, लेकिन वो पेच अभी तक नहीं सुलझ रहा है। और जो मैंने बार बार सारिका जिससे पूछा कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है राहें अलग अलग हो जाएं, उसका जवाब भी नहीं मिल पा रहा है। यानी कि अभी कोई भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। देखिए, भूपेंद्र जी कह रहे थे वजन उठाने की बात राजनीति में, तो राजनीतिक दल जो है उस चींटी के समान होते हैं। वो अपने वजन से 50 गुना तक वजन उठा सकते हैं और उनको लगता है कि वो उठाकर चल भी सकते हैं। आप देखिए, सारिका जी ने सब कुछ बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि उनकी 243 सीट पे तैयारी है या नहीं है। और महागठबंधन की तैयारी भी 243 सीट महागठबंधन में कांग्रेस की तो बिल्कुल ही नहीं है। ये बात बहुत साफ है, लेकिन दोनों ही ताल ठोक रहे हैं। और हमें लगता है तेजस्वी यादव ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस को साथ रखने में
अगर उनको कंट्रोल्ड तरीके से साथ में रखा जाए तो फायदा हो सकता है, वरना बहुत ज्यादा नुकसान आरजेडी को नहीं होने जा रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस की हैसियत नहीं है कि वो बहुत नुकसान कर सके इस समय। जहां तक एनडीए गठबंधन का सवाल है, तो वो कुनबा पूरी तरह बिखर चुका है। आप देखिए कि नीतीश कुमार नाराज हैं, चिराग पासवान की सीटों को लेकर जो है उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, जीतन राम मांझी नाराज हैं, और ऐसा नहीं है ये लोग चुपचाप नाराज हैं, ये खुलकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। आप जेडीयू की नाराजगी देखिए कि नीतीश कुमार ने मोरबा, सोनभरसा, मटिहारी, जहां एलजेपी अपना दावा कर रही थी, वहां से टिकट भी दे दिया, सिंबल भी दे दिया है, और उन्होंने बता दिया बीजेपी को कि देखो हम बिग बॉस हैं, भले ही हम 101 सीट पर लड़ रहे हो, लेकिन चलेगी हमारी। क्योंकि देखिए ये जो बिहार का चुनाव है ना, ये देश का चुनाव है, एक तरह से आप मान लीजिए ये केंद्र सरकार का चुनाव है। अगर यहाँ से एनडीए हार जाती है तो केंद्र की सरकार पर इसका बड़ा गहरा असर पड़ेगा, और अगर महागठबंधन यहाँ से हार जाएगी तो राहुल गांधी का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। तो ये बड़े चुनाव है, बिहार में हो रहे हैं, इसका बिहार में जितना असर होगा उससे ज्यादा इस चुनाव का असर केंद्र सरकार पे होगा। और हमें लगता है कि शायद जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इस बात को अच्छी तरह समझ रही हैं, इसीलिए इतना हार्ड बार्गेनिंग कर रही। इसीलिए इतनी मुश्किल भी हो रही है। और ये बात बहुत सही, बिल्कुल ये बात आपने बहुत सही कही भूपेंद्र जी, जो बात कही संजय जी ने, कि वाकई में ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसका असर जो है वो दिल्ली तक देखने को मिलेगा। चाहे महागठबंधन की बात कर लूं, चाहे एनडीए की बात कर लूं, और जेडीयू जो है बड़े भाई की भूमिका चाहती थी, बात बराबरी की हो गई, लेकिन अब वो ये जरूर जताना चाह रही है कि भाई वर्चस्व तो यहाँ पर हमारा ही ज्यादा है, तो हमारी चलेगी। ऐसा है या नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता दूं श्रद्धा जी, हमारे यहाँ इस तरह का वर्चस्व का लड़ाई नहीं। अभी देख लीजिए कि हम अधिक सीट आदरणीय नीतीश कुमार जी से हमारा है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है ना उनको मुख्यमंत्री बना करके रखते हैं। तो ये देखिए हमारा जो है ना गठबंधन धर्म जो है आज से नहीं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से इस गठबंधन धर्म का हम लोग निर्वाहन करके बिहार को धधकता हुआ बिहार, जलता हुआ बिहार से बाहर निकाल करके हम लोग लाए हैं। हम लोग किसी प्रकार के लोभ लालच में नहीं है। हम लोग बिहार की सम्मानित जनता, 13 करोड़ जनता का मॉरली कैसे निर्माण हो, 13 करोड़ जनता की कैसे जो है ना सुख सुविधा से हम लोग लैस करें, कैसे हमारी बच्चियां पढ़ करके आगे बढ़े, कैसे हमारे बच्चे रोजगार पाए, इसकी चिंता जो है ना एनडीए की सरकार कर रही है। श्रद्धा जी, अब आइए मैं आपको बता दूं, संजय बाबू बोले ठीक है, वो पढ़े लिखे काफी विद्वान आदमी, मेरे बड़े भाई है, सुलझे हुए व्यक्ति है। इसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा एकदम सही बताया इन्होंने कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि राहुल गांधी जी यदि हार गए तो मटिया मेट हो जाएगा पूरे देश से। अब आइए, ये बहन हमारी सरिका जो बोल रही थी, राजद की प्रवक्ता, ये अनपार्लियामेंट्री शब्द का उपयोग इनको टीवी चैनल पर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, ठीक है आप लॉजिकल बात करिए, आपकी आजादी है, कोई रोक नहीं सकता, आप अच्छी बात कर सकती हैं सारिका, कोई दिक्कत नहीं है बहन। लेकिन अब आइए भ्रष्टाचारी जब कह रही है तो श्रद्धा जी, जनता पार्टी के प्रवक्ता जैसे प्रेम शुक्ला बीच में मत बोलो, गाली देते हैं। अरे मेरी बात सुनो, वो तो गाली मैंने अरे आपको नहीं बहन, दी। मैंने कौन सा अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल बात सुनो, अरे मर्यादा बीच में मत बोलो ना। भाजपा और भाजपा के गठबंधन अरे काय को परेशान है, तुम जा रही हो, तुम्हारी पार्टी डूबने जा रही, चुप रहो ना, पहले सुनो ना, अरे तो तुम बोलो, हम चुप हो जाते, आप बोलो। नहीं, ये तुम ताम कौन सा हो रहा है? कौन है हम आपको, आपके जो अरे तुम भाई हमको कर रहे हैं? अरे भाई आप बोलिए ना, बोलने वाले हमको तुम ताम, तुम होते कौन हो जी हमको बोलने वाले? तुम ताम इधर सुनो, इधर सुनो बहन सारिका, तुम जी, अरे भाजपा के प्रवक्ता तुम हो कौन जो तुमने मुझे तुम ऐसा सुनो, इधर सुनो, कोई तुम ताम नहीं कर रहा है, करते हो, ये तुम्हारा पार्लियामेंट्री शब्द है। तुम कितनी पढ़ी लिखी है, बिहार की जनता समझ रही है। सुनो तुम, अरे चौथी पास, अरे लंच ब्लंच नहीं चलेगा, ये जद्दूवंश है, गरेड़ी के फेड़ा में तुम पड़ी हुई है। लालू गरेड़ी जो है तुम्हारा, क्या कर रहा है गरेड़ी, मटिया मेट कर देगा पूरा कृष्णवंशी, मालूम है तुमको?
तुम सुनो, भूपेंद्र, अरे भ्रष्टाचार का जनक और जो है ना क्राइम का जनक लालू प्रसाद इस प्रदेश के जदुवंश को सारिका जी, ठीक है, तुमका इस्तेमाल अगर कर लिया, लेकिन पहले बहन करके भी बात कर रहे थे, प्यार से भी बात कर रहे थे, तुमका इस्तेमाल अगर हो गया, ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ, या आपको ऐसा लगता है कि ये अभद्र भाषा है? सुनो बहन सारिका, वो होते कौन है? मुझे पढ़ी लिखी हो, पढ़ी लिखे का परिचय दो। मर्यादित शब्दों का तुम्हारा इस्तेमाल आदरणीय करना लालू चाहिए, प्रसाद और जी, कोई महिला बैठी हुई है सुनो, तो इस बात का वो अरे ध्यान मेरी रखिए। बात सुनो, अब बात सुन लीजिए अरे सारी, मेरी मैं बात फिर सुनो आपके ना। पास ही सुनो आऊंगी, भाई, मैं तुम इसके सुनो। बाद आपके अरे पास ही सब आऊंगी, देखो। लेकिन उनको उनकी बात कहने दीजिए, फिर मैं आपके पास ही आऊंगी। श्रद्धा जी, इनको रोकिए, आप ऐसे लोगों को मत बैठाए। सारिका जी, मैं आपके डिस्कस पास नहीं। ही आऊंगी, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगी, लेकिन मुझे बात सुनने दीजिए उनकी पूरी। बोलिए भूपेंद्र जी। ये इनका ऐसा है, देखिए हमारे प्रदेश का पब्लिक डोमेन में है श्रद्धा जी कि हमारे प्रदेश के अंदर में आदरणीय लालू प्रसाद जी क्राइम का जनक और इंटेलेक्चुअल क्राइम का भी जो है ना जनक माने जाते हैं। अभी देख लीजिए, हमारा जदुवंश का 960 करोड़ का चारा जो है ना गौ माता को हम लोग पूछते हैं, वो चारा कटा गए। अब देख लीजिए, ये क्या किया कि IRCTC में यही राहुल देवी 420 का कन्विक्टेड, जिसको राजमाता कहती है, 420 का कन्विक्टेड हो गया तेजस्वी भी। तो ये लोग लुटेरा दंगाई बलवाई पार्टी है सदा जी, ये पूरे बिहार के जो है ना रिसोर्स को लूट करके हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय लालू प्रसाद जी 1990 से लेकर के 2013 तक जब ये केंद्र में थे, तो ये जो है ना इतनी ना रिसोर्स के लूट किए कि हमारे पूर्वजों का 200 साल का कबार जो है ना ये बेच करके औने पौने भाव में लाखों लाख करोड़ रुपया का लूट किया। और इसी दानापुर के बेली रोड पर जो है ना 7 बीघा जमीन लिया और 7 बीघा जमीन में 11,000 करोड़ का मॉल बनाने का काम किया। ये लोग दंगाई बलवाई पार्टी, ये लोग देश के रिसोर्स के लूटने वाले। 2025 में इनको मटिया बेच करके बाहर कर देगा यही बिहार की सम्मानित जनता। ये सारी बात सुन रही है। बहन सारिका जा रही हो, ये घमंड में मत रहना, ये गलफत में मत रहना। तेजस्वी डूबने जा रहा है, फुटही नाव तुम्हारा जो चल रहा है लालू जी का गरेड़ी का, एक गरेड़ी पूरे बिहार के जदुवंश को भेड़ बकरा बना के जो चढ़ाने का काम किया है, इस बार जदुवंश इनको जो है ना वोट को चोट दे करके जो है ना इस बिहार की धरती से बाहर करेगा। ये गरेड़ी कम्युनिटी से आने वाला लालू की पार्टी कौन हो? तुम्हारे जैसे कौन हो? ये तो पियरिया चोर की तरह बात कर रही है। लालू प्रसाद जानते हैं सदा जी, ये पियरिया चोर की तरह बात कर रहा है। पियरिया चोर गरीबों को वॉइस खोल लेता था और कहता था कि हम ही खोल रहे हैं, बोलो। ठीक उसी प्रकार देश के रिसोर्स को ही लूट लेता है लालू परिवार, जो है ना कहता है कि हाँ हम लूटते हैं, कहिए हम केस लड़ेंगे। तो ये लोग जो है ना दंगाई बलवाई पार्टी, ये कांग्रेस के गोद में बैठ गया जाने करके बिहार की सम्मानित जनता को ही सामने कहते थे पहले की जो है ना कांग्रेस दंगाई बलवाई पार्टी है रे भाई, आज उसी के गोद में बैठ करके पूरे देश के रिसोर्स लूट करके। ठीक है, हो गया, मैंने बहुत समय दे दिया आप दोनों को, आप दोनों को बहुत समय दे दिया है। अब आप दोनों ने अपने मन की भड़ास निकाल ली हो, तो मैं अब चर्चा जो मुद्दा है उस पर आ जाती हूँ। मैंने दोनों को पर्याप्त समय दे दिया, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, और उसमें कुछ नया नहीं है, वो डेली एक ही बात होती है, तो डेली एक ही आरोप प्रत्यारोप होते हैं। करके हम लोग दम लेंगे, गड़बड़ाओ मत। ठीक है सारिका जी, गरेड़ी के पीछे जो तुम छिपी हुई है, उस गरेड़ी को हम लोग मटिया मेट कर देंगे। पूरा बिहार का जो है ना 3.5 करोड़ जदुवंशी हम लोग हैं। वो गरेड़ी का जो 10% भी वोट 0.0 में वोट नहीं है लालू प्रसाद का, और जो हम लोग को जदुवंश को जो घोगी ओढ़ के जो घूम रहा है, इस बार मटिया मेट हो जाएगा एकदम। पूरा कृष्णोट बंसी और मजरोट बंसी तैयार हो गया जदुवंश। ये गरेड़ी के फिराक में है, गरेड़ी को कुछ ना चल में, गोड़िया गरेड़ी चल में, बिहार में खेला हो बे, जी के बारे में बिहार में खेला हो बे, गोड़िया गरेड़ी नहीं चाल में, ये लिख लो। अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के बारे में कृपया करके ना बोले। यदि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमारे आदरणीय राष्ट्रीय गोड़िया गरेड़ी चल में नहीं करेंगे, गरेड़ी एक गरेड़ी पूरे बिहार के जदुवंश को मटिया में करके जदुवंश को सिरे से खून खींच लिया और धन्ना सेठ बन गया। क्या बात करोगी? तुमको लालू प्रसाद यादव जी के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, तो गरेड़ी के लिए क्या बात करती है? गरेड़ी है लालू, बात करती हो
हम लोग गरेड़ी के पेड़ में नहीं रहते हैं, सब जद्दूबंद सब चल दिया। और तुम मेंटल हो, अरे जद्दूबंद आप लोग कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो आप लोग चर्चा को? आप लोग खुद सोचिए, आप लोग चर्चा को कहाँ ले जा रहे हो? प्रवक्ता हैं आप, और कहाँ बात सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से जाकर इस तरह की अभद्र भाषा तक आप पहुंच रही है। नहीं शोभा देता, नहीं अच्छा लगता, इसको समझिए। संजय जी, मैं आऊंगी, विवेक कुमार जी मैं आप पर भी आऊंगी, लेकिन मैं इसलिए अभी आपसे बात नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है फिर यही शुरू हो जाएगा, फिर 2-4 मिनट इसी में वेस्ट हो जाएंगे। संजय जी, लगता है क्योंकि जो पूछो उसका तो रिप्लाई कोई नहीं दे रहा ढंग से, क्योंकि जवाब नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सारिका जिसे भी पूछा गया तो उन्होंने भी गोलमोल जवाब दिया, लेकिन उसके अलावा तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप और अभद्र भाषा, ये सिलसिला जरूर शुरू हो जाता है। देखिए, दरअसल जब आदमी के पास कुछ कहने के लिए नहीं होता है तो लोग विषयांतर कर देते हैं, और ये विषयांतर में समय निकालते हैं। इन सबको मालूम है, ये सब कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, ये सब पक्के राजनीतिज्ञ हैं, और इन सबको मालूम है कि डिबेट का समय 50 मिनट है और उसमें कैसे समय बर्बाद करना है, और जो पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं देना है। निश्चित रूप से इन सबको जवाब भी मालूम है, मगर वो सामने आकर जवाब नहीं देंगे। चलिए, वहां पे तो मैं ये भी समझ सकती हूँ कि कहीं ना कहीं बंधे होंगे तो नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल, दोनों गठबंधन की हालत इस समय बहुत नाजुक है, बहुत खराब है, और एक तरह से आप कह सकती है कि फ्री फॉर ऑल है। कोई गठबंधन किसी की बात सुन ही नहीं रहा है। न नीतीश कुमार बीजेपी की बात सुन रहे हैं, न बीजेपी जो है मांझी की बात सुन रहे हैं, न मांझी कुशवाहा की बात सुन रहे हैं, न कुशवाहा चिराग की बात सुन रहे हैं। चिराग जो है मस्त है 29 सीट लेकर, उनको लग रहा है 29 + 101, 130 तो हमारा हो गया। अगर हमारा बन गया तो नीतीश जी को आहिस्ते से किनारे लगा के हम अपनी जगह बना लेंगे। तो इसलिए चिराग जी अपना चुपचाप कोशिश में लगे हैं कि उनके सीट पर अब कोई नई दावेदारी न हो जाए। और जेडीयू बहुत स्मार्ट है, नीतीश कुमार, उन्होंने उनके 4 सीट पर अपने उम्मीदवार भी उतार दिए। अब जो है चिराग पासवान ये देख रहे हैं कि जो बचा हुआ किला है उसको कैसे बचाया जाए, अपने परिवार वालों को टिकट दे रहे हैं। मांझी जी कितने स्मार्ट है, देखिए, अपने दामाद को, समधन को, बहू को सबको टिकट दे दिया। ठीक है, ये उपेंद्र कुशवाहा जी महुआ से अपने बेटे को लड़ाना चाहते हैं, इसलिए वो नाराज हो रहे हैं। उनकी राज्यसभा का टर्म जो है अगले साल खत्म हो रहा है, वो ये भी चाहते हैं कि राज्यसभा टर्म का उनको आश्वासन मिल जाए। कुल मिलाकर हर कोई अपनी अपनी रोटियां सेकना चाहता है। ये सब चल रहा है। आप देखिए कांग्रेस में क्या हो रहा है। पप्पू यादव ये चाहते थे कि हमें आगे करके चेहरा बनाकर कांग्रेस चुनाव लड़े। अब वो अपना जाल बिछाए हुए थे कृष्णा अल्लावरू के साथ मिलकर, राजेश राम को उन्होंने पटाया, कन्हैया को उन्होंने पटाया, लेकिन बात बनी नहीं। अब ये बात कांग्रेस के अंदर खुल गई है कि नुकसान हो चुका है। क्योंकि क्या होता है कि एक चुनाव एक रिदम में चलता है। वो रिदम जो दोनों पार्टियों का एक साथ चल रहा था महागठबंधन का, वो ग्रासरूट लेवल तक गया, लेकिन अब वो ग्रासरूट लेवल पर तो बातचीत बंद है दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की। ले देकर वीआईपी पर आप यकीन नहीं कर सकते कि वीआईपी किसके साथ होगा। इसीलिए दोनों गठबंधनों की अगर बात करें और वामपंथी दलों का महागठबंधन और ये कमोबेश हालात जो आप बता रहे हैं दोनों तरफ हैं। समय इशारा कर रहा है, लेकिन डॉक्टर विभय कुमार, क्लोजिंग कमेंट मैं आप ही से लेना चाहूंगी। मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि एनडीए पूरा सशक्त है। आने वाले 14 नवंबर को पूरा देश जो है बिहार का रिजल्ट दिखेगा। एनडीए 5वां टर्म पूरा करेगा। और सारिका जी के वहाँ जो ट्रेनिंग दी जाती है गाली गलौज करने की, माइक छीन के जो है प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली देने की, इनके वहाँ जो है कांग्रेस पार्टी 243 विधानसभा चुनाव जो है लड़ने वाली है। इनको बोले पहले घर संभाले, उसके बाद पहुंच गए। प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस के प्रवक्ता की मां को कितनी हमारे यहाँ गंदी इंडिया गाली सशक्त दी, है और इस स्वयं मोदी जी कितनी गंदी गालियां देते रहते हैं। तो भाजपा के खून में जदयू। चलिए, मेरे पास समय नहीं है तो मैं पूछती आपसे भी कि कौन सी गाली प्रधानमंत्री ने दी। क्या आपने जो बोला है कि मोदी जी भी गंदी गंदी गालियां देते रहते हैं, ये जो आज का जो चर्चा गई है वो किस तरीके से अभद्र भाषा और इन सब भाषा का इस्तेमाल जो शायद मैं बोल भी नहीं सकती हूँ उनका इस्तेमाल किया गया। लेकिन कुल मिलाकर लब्बो-लुआब ये है कि एनडीए हो चाहे महागठबंधन, सब कुछ तो ठीक नहीं है, ऑल इज वेल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। और इसी के साथ 5 की पड़ताल में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।
है।